वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात की जाए, पहली बात ये ह्यूमन के जीनोम से रिलेटेड था, यानी ह्यूमन के डीएनए से रिलेटेड था। और इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था कि ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, कंप्लीट सीक्वेंसिंग करना। ठीक है, यानी अगर मुझे कोई डीएनए चाहिए तो मुझे हर एक डीएनए के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे डीएनए का सेगमेंट भी चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट क्या काम करता है और मुझे कौन सा ही सेगमेंट चाहिए, यानी एक विशेष सेगमेंट चाहिए। तो ह्यूमन के डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग करना, इसके लिए सर जेडी वॉटसन और एफ कॉलिंस को इसका पूरा चार्ज दिया गया। सर जेडी वॉटसन और एफ कॉलिंस ने इस प्रोजेक्ट को पूरा इंचार्ज किया, यानी इसका हेड थे। और इस प्रोजेक्ट को 1990 में शुरू किया गया और 2003 में ह्यूमन के जीनोम की कंप्लीट सीक्वेंसिंग हो सकी। तो यहां पर हम ह्यूमन के जीनोम की या ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन के जीनोम में 3 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जा रहे हैं। 3 गुना 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जा रहे हैं। और इसका जो खर्चा एस्टिमेट किया गया था कि एक बेस पेयर पे लगभग 3 यूएस डॉलर्स का खर्चा आएगा। तो यह माना गया कि कंप्लीट ह्यूमन के जीनोम में कितना खर्चा आएगा। 3 गुना 10 की पावर 9 को 3 यूएस डॉलर से मल्टीप्लाई किया गया तो 9 बिलियंस डॉलर्स, 9 बिलियन यूएस डॉलर्स। देखिए, ह्यूमन के डीएनए की कंप्लीट रूप से सीक्वेंसिंग करना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत था, जहां पर इसके हेड सर जेडी वॉटसन और एफ कॉलिंस को बनाया गया। यह प्रोजेक्ट 1990 से शुरू हुआ और 2003 तक ह्यूमन के कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई, जहां पर ह्यूमन के जीनोम में 3 गुना 10 की पावर 9 या 9 बिलियंस बेस पेयर पाए जाते थे। और एक बेस पेयर पर जो खर्चा एस्टिमेट किया गया वो किया गया 3 यूएस डॉलर्स। तो पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर जो खर्चा एस्टिमेट किया गया वो किया गया 9 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम कर क्या रहे हैं कि ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उस सीक्वेंसिंग को डाटा के रूप में या इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। यदि मैं इस सीक्वेंसिंग को ह्यूमन की एक सेल की सीक्वेंसिंग को अगर मैं बुक में स्टोर करूं, किसमें स्टोर करूं, बुक में स्टोर करूं, तो एक सेल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लगभग 1000 लेटर्स एक पेज पर लिखने पड़ेंगे। ऐसे
1000 पेजेस की एक बुक बनानी पड़ेगी, और इस तरह की बुक्स मुझे कितनी चाहिए? 3300 बुक्स चाहिए। देखो, ह्यूमन के जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है उसकी डाटा को यदि मैं स्टोर एक बुक के रूप में करना चाह रहा हूं, तो मुझे एक ह्यूमन सेल के जीनोम या डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए यदि मैं एक पेज पर 1000 लेटर्स लिखता हूं और एक बुक में 1000 पेजेस लगाता हूं, तो मुझे 3300 बुक्स चाहिए केवल एक ह्यूमन सेल के जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए। ठीक है, और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बायोलॉजी के नए प्रोजेक्ट्स में शामिल है, इसीलिए इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स शाखा में या ब्रांच में, जो बायोलॉजी की नई ब्रांच है उसमें इसको शामिल किया गया। देखिए, अगर मैं 1000 लेटर एक पेज पे लिखूं और 1000 पेजेस की एक बुक बनाऊं, तो मुझे 3300 बुक्स चाहिए केवल एक ह्यूमन सेल की जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए। और ये जो सारा प्रोजेक्ट है इसे मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच में इसे मैं डालूंगा, जो कि बायोलॉजी की एक न्यू ब्रांच होगी। ठीक है, अब आगे चलते। देखिए, अगर मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स की बात करूं कि इसके गोल्स क्या क्या थे, तो जो पहला गोल था कि 20 से जो 25,000 जीन्स पाई जा रही है, 20 से जो 25,000 जीन्स पाई जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करना। हमने अभी पढ़ा कि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पे जो ह्यूमन के जीनोम में पाए जा रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग करना, उनकी क्या करना? सीक्वेंसिंग करना। अगर मैं और इसके काम की बात करूं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, इससे मिली इंफॉर्मेशन को डाटा के रूप में स्टोर करना, डाटा के रूप में स्टोर करना, और इस इंफॉर्मेशन को बायोटेक्नोलॉजी के जो अदर्स फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की जो अदर ब्रांचेस है या जो अदर फील्ड है, जैसे इंडस्ट्रीज, उनमें ट्रांसफर करना। और इस प्रोजेक्ट से जो लीगल, एथिकल, सोशल इश्यूज जो अराइज हो रहे हैं, इस प्रोजेक्ट से जो लीगल, सोशल या एथिकल इशू अराइज हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में पता लगाना या उन्हें सोल्व करना, ठीक है, या उन्हें एड्रेस करना। सही शब्द है एड्रेस करना। ठीक, देखिए इसके गोल्स क्या क्या थे। जो 20,000 से 25,000 जीन है, उन सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना। 3 गुना 10 की पावर 9 जो बेस पेयर्स है उनकी सीक्वेंसिंग करना। जो भी हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिली है उसे डाटा के रूप में स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को अदर फील्ड में ट्रांसफर करना, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में,
या लीगल, एथिकल या सोशल इशू है जो इस प्रोजेक्ट से उठे हैं, अराइज हुए हैं, उन्हें सबको क्या करना, एड्रेस करना। ये इसके क्या थे, गोल्स थे। अब आगे चलते। देखिए, हम जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को 90 में शुरू किया गया था और 2003 में ये प्रोजेक्ट जाकर क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। यानी 13 साल का इस प्रोजेक्ट को समय लगा था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस Department of Energy and the National Institute of Health द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। कहां की गई थी, यूएस से। ठीक, अर्ली ईयर्स में यूनाइटेड किंगडम, यूके भी इस प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। बाद में जापान, जर्मनी, फ्रांस और चीन भी इस प्रोजेक्ट में ऐड हो गया। शुरुआत तो यूएसए ने की थी, पहले यूके ऐड हुआ, फिर ये देश भी इसमें ऐड हो गए थे। इसका मेन मोटिव क्या था कि जो ह्यूमन में होने वाली डिजीज है उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, उन्हें क्योर किया जा सके, और जो डायग्नोसिस है उन्हें नए तरीके से किया जाए, उन्हें नए तरीके से किया जाए। यानी प्रिवेंट, क्योर और डायग्नोसिस जो ह्यूमन की डिजीज है उन्हें किया जाए। ठीक है, एक अलग अलग तरीके से। 1990 से 2003 यानी 13 साल ये प्रोजेक्ट चला। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए द्वारा की गई। शुरुआती सालों में पहले यूके ने इसे ऐड किया, बाद में जापान, जर्मनी, फ्रांस और चाइना ने इसे ऐड किया। इसका जो मेन मोटिव था कि इस जो ह्यूमन की डिजीज है उन्हें प्रिवेंट किया जा सके, क्योर किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके। साथ में ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन की भी नॉन ह्यूमन जो थे, जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, प्लांट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ईस्ट की भी क्या की गई, जीन की जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई। प्लांट, बैक्टीरिया, इंसेक्ट और ईस्ट के जीनोम की भी क्या की गई, सीक्वेंसिंग की गई, ताकि हमें इनकी जो नेचुरल एबिलिटीज है, नेचुरल एबिलिटीज जो है इनकी, उनके बारे में पता लग सके और उस नेचुरल एबिलिटीज का यूज हम कर सके। देखिए, इसके अलावा नॉन ह्यूमंस में प्लांट्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट और यीस्ट आए और इनके जीनोम की भी सीक्वेंसिंग की गई। क्यों की गई? ताकि इनकी नेचुरल एबिलिटीज का पता लग सके और उन नेचुरल एबिलिटीज में को हम ह्यूमन बींग्स यूज कर सके। ठीक है, तो ये आ गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आगे। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं।
देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अब हम बात करते हैं मेथोडोलॉजीज की। अगर मेथोडोलॉजीज की बात की जाए तो यहां पर दो प्रकार के मेथड्स यूज में लाए गए। पहला था EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। देखिए हमें बेसिकली देखना क्या था कि जीन अपना एक्सप्रेशन देता कैसे है या जीन किस चीज का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो हमने क्या किया कि जो डीएनए था वो आरएनए बना रहा था, तो यहां पर हमने आरएनए के सीक्वेंस की स्टडी कर ली या आरएनए के जो आरएनए बना रहा था उसके बारे में स्टडी कर ली। यहां पर हमने बेसिकली क्या किया, डीएनए से जो आरएनए बन रहा था आरएनए के सीक्वेंस की स्टडी कर ली। इसे क्या बोला गया, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन में क्या किया गया, देखिए सीक्वेंस एनोटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह रैंडम प्रोसेस यूज किया गया। यहां पर डीएनए के सेगमेंट को काटा, डीएनए के सेगमेंट को काटा गया। जैसे डीएनए का रैंडम सेगमेंट काट दिया, इसे होस्ट सेल में ट्रांसफर किया गया। होस्ट सेल के रूप में या तो बैक्टीरिया यूज में लिया और या ईस्ट यूज में लिया। देखो हम देखना क्या चाह रहे हैं कि जीन अपना एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है। तो यहां पर हमने उस डीएनए सेगमेंट, उस जीन को काटकर होस्ट सेल में डाल दिया जैसे बैक्टीरिया या ईस्ट में, और यहां पर स्टडी की कि ये अपना सीक्वेंस या अपना जो एक्सप्रेशन है वो कैसे दे रहा है। यहां पर हमने क्या किया था, आरएनए एक सीक्वेंस के एक्सप्रेशन की स्टडी की थी, जबकि यहां पर हमने होस्ट सेल यूज की, बैक्टीरिया और ईस्ट। इस होस्ट सेल में वो अपना एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, वो जीन का टुकड़ा या वो डीएनए का सेगमेंट अपना एक्सप्रेशन कैसे दे रहा है, उस आधार पर हमने उसके एक्सप्रेशन के बारे में बताया। साथ में यहां पर जो वेक्टर यूज में आए वो थे यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये दो वेक्टर्स काम में आए, और जब हमने इन दोनों वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने वहां पर बताया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल क्रोमोसोम काम में आता है, और ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में आया हुआ है और मैंने सोल्व भी करवाया था। ये कहां सोल्व करवाया था, जब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया था। देखिए अगर मैं मेथोडोलॉजी की बात करूं तो यहां पर एक मेथड है EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। यहां पर जो डीएनए से आरएनए बनता है उसके सीक्वेंस के एक्सप्रेशन की स्टडी की जाती है, जबकि दूसरा मेथड क्या है, सीक्वेंस एनोटेशन। यहां पर डीएनए के सेगमेंट जो एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, उसे पहले होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। डीएनए से सेगमेंट को कहां ट्रांसफर किया जाता है, होस्ट सेल में। होस्ट सेल के रूप में बैक्टीरिया या यीस्ट लिया जाता है और यहां पर उसके एक्सप्रेशन की स्टडी की जाती है। यहां पर वेक्टर जो काम में आता है वो आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजीज।